हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताने वाला हूं। डेप्रिसिएशन एक लेसन है, क्लास 11 में पूरा ये लेसन है। लेकिन ये लेसन केवल क्लास 11 में काम नहीं आना है, ये क्लास 12, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, जब तक आप अकाउंट्स की पढ़ाई करते रहें या अकाउंट्स का कहीं भी यूज करते रहेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हर टाइप के अकाउंट्स में हर जगह आपको मिलेगा जरूर। तो डेप्रिसिएशन आप ये सोच के मत पढ़िएगा ये केवल क्लास 11 में काम आने वाला है, ये आपकी आगे भी जो एजुकेशन होगी उसमें ये काम आने वाला है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर आप कहीं अकाउंट से जुड़े हैं तो ये लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो डेप्रिसिएशन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे अकाउंट्स का। तो चलिए इधर उधर की बातें ना स्टार्ट करते हुए जल्दी से हम लोग डेप्रिसिएशन का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। पहले तो मैं बताता हूं एक लाइन में डेप्रिसिएशन होता क्या है। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब कोई फिक्स्ड एसेट्स है उसको रेगुलर यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू जितनी कम होती जाएगी उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो वैल्यू कैसे कम होती है, क्या होती है, उसको बाद में जानते हैं। पहले जानते हैं फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है। हमारे अकाउंट्स में जो एसेट्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है फिक्स्ड एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स, पहले तो ये जान लेते हैं एसेट्स क्या होती है। एसेट्स कोई भी वो ट्रांजैक्शन, कोई भी वो इन्वेस्टमेंट जो हमको इन द फ्यूचर बेनिफिट देने वाला है और जिससे इन द फ्यूचर हमको पैसे मिलेंगे वो हमारे लिए एसेट्स होता है। और कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन, कोई भी ऐसा अमाउंट जिसका हमें इन द फ्यूचर किसी को पेमेंट करना है वो हमारी होती है लायबिलिटीज। जैसे आपके बैंक अकाउंट में आपका जो पैसा पड़ा है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो एसेट्स है। इन द फ्यूचर कभी भी आप उससे विड्रॉल करके यूज कर सकते हो। वहीं आपने बैंक लोन ले रखा है बैंक से, यूज जरूर कर रहे हो लेकिन इन द फ्यूचर आपको उसे उन्हें पे करना है। तो एसेट्स क्या है? जिसके बदले इन द फ्यूचर पैसे मिलेंगे। लायबिलिटीज क्या है? जिसके बदले इन द फ्यूचर उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसे ही दो चीजें होती हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स क्या होते हैं? जिनको हमने उधार सामान बेच रखा है वो इन द फ्यूचर हमको पैसे देंगे, तो डेटर्स हमारे लिए एसेट्स हैं। वहीं क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार खरीद रखा है, जिनसे हमने उधार खरीदा हुआ है, उनका इन द फ्यूचर हम पेमेंट करेंगे, वो हमारे लिए हो गए लायबिलिटीज। ऐसे ही एडवांस पेड, हमने किसी को किसी काम के लिए एडवांस पे किया है, इन द फ्यूचर मुझे उससे वो काम नहीं कराना है, हमें वो पैसा रिटर्न मिल सकता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस को कहते हैं। वही आउटस्टैंडिंग मतलब ऐसे एक्सपेंस जिनका हमने काम करा लिया है, अभी पेमेंट नहीं किया है लेकिन इन द फ्यूचर पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस होता है एसेट्स और लायबिलिटीज में। एसेट्स जिनके बदले इन द फ्यूचर हमको पैसे मिलने वाले हैं, लायबिलिटीज जिनके बदले इन द फ्यूचर हम पेमेंट करने वाले हैं या हम करेंगे। फिर बात आती है एसेट्स दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड एसेट्स होती है, एक करंट एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है? ऐसी एसेट्स जिनकी वैल्यू साल में बहुत बार घटती बढ़ती नहीं है, साल में एक आध बार घटती बढ़ती है, ये नहीं कि रोज ही उनकी वैल्यू घट रही है और बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ करंट एसेट्स होते हैं, ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू साल में क्या, दिन में क्या, घंटों में ही, और घंटों में क्या, मिनटों में ही कई बार घट और बढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं करंट एसेट्स की। एक बिजनेसमैन के गले में रखा हुआ कैश वो दिन में क्या, घंटों में ही कई बार घटता बढ़ता है। एक बिजनेसमैन ने जब अपनी दुकान खोली उसके गले में 10,000 रुपए थे। जैसे उसने दुकान खोली, एक कस्टमर आया, 5,000 रुपए का सामान लिया, अब उसके गले में 10,000 की जगह 5,000 और आगे 15,000 हो गए। फिर उसका कोई सप्लायर आया, उसने उससे सामान खरीदा, उसको वो 8,000 पेमेंट कर दिया, उसका वापस से कैश 7,000 रुपए हो गया। फिर उसका कोई कस्टमर आया, 10,000 रुपए उसको कैश दिए, उसका कैश का बैलेंस फिर से बढ़ गया, अब उसका बैलेंस 17,000 रुपए हो गया। तो ये कैश देख रहे हैं ना, दिन में क्या, मिनटों में, घंटों में कई बार ये घट और बढ़ रहा है। तो ऐसी एसेट्स को हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। ऐसे ही बैंक बैलेंस होता है। कुछ बिजनेसमैन कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ बिजनेसमैन बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो जैसे ये कैश से ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसके गले में कैश घट बढ़ रहा है, ऐसे ही अगर बैंक से ट्रांजैक्शन करेगा तो उसके बैंक अकाउंट में बैंक बैलेंस घटेगा और बढ़ेगा। तो ये करंट एसेट्स होगी। ऐसे बिजनेसमैन जिस चीज का बिजनेस करता है वो उसका स्टॉक होता है। जैसे फर्नीचर वाले की दुकान पे 100 कुर्सियां रखी हुई हैं, उसने सुबह दुकान खोली, 100 कुर्सियां थी, एक कस्टमर आया 5 कुर्सी ले गया, एक कस्टमर आया 10 कुर्सी ले गया, एक कस्टमर आया 20 कुर्सी ले गया, एक कस्टमर आया 2 कुर्सी ले
गया, कुर्सियां कम होने लगी, उसने ऑर्डर करके बगल से फिर से कुर्सियां मंगा ली। तो जहां उसकी कुर्सियां कम हुई फिर उसने मंगाई, फिर कुर्सियां मंगाई, बेची। ये साल में क्या दिन में ही हो सकता है। अगर अच्छा बिजनेसमैन है तो दिन में ही कई बार उसके यहां सामान आता और जाता रहेगा। तो बिजनेस में ऐसी एसेट जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम घटती बढ़ती रहती है, साल में कई बार घटती है, कई बार बढ़ती है, फ्लक्चुएशन बेस पे रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू ऐसे रेगुलर बेस में घटती बढ़ती नहीं है। जैसे एक दुकानदार की जिस बिल्डिंग में वो दुकान कर रहा है, अगर उसने 10 लाख रुपए की बिल्डिंग उसने बनवा करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी भी, कभी कभी हो सकता है बाई मार्केट वैल्यू की जैसे बिल्डिंग वैल्यू घट भी जाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब बिल्डिंग में घुसा तो बिल्डिंग 10 लाख की थी, दिन भर बिल्डिंग 15 लाख की थी, रात में जाने लगा बिल्डिंग 12 लाख की हो गई। ये शेयर मार्केट वैल्यू नहीं है, ये बिल्डिंग है, एक बार खरीद लिया, इसकी वैसे बिल्डिंग और लैंड की वैल्यू तो बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ कंडीशन में बिल्डिंग और लैंड की वैल्यू घट भी सकती है। लेकिन ये घटना बढ़ना सालों में होता है, हर साल नहीं होता है। ऐसे ही बिजनेसमैन ने कोई मशीन लगा रखी है अपने दुकान में, तो उस मशीन की वैल्यू 1 लाख की मशीन लगा रखा है, वो धीरे धीरे यूज करते करते उसकी वैल्यू कम होगी, साल भर पुरानी होगी वैल्यू कम होगी, 2 साल पुरानी होगी वैल्यू और कम होगी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि 1 लाख की मशीन लाया, एक बार काम किया, तुरंत उसकी वैल्यू 1000 कम हो गई। ये मशीन की वैल्यू साल में घटती और बढ़ती, वो भी 1-2 बार, रोज घटती बढ़ती नहीं है। ऐसे ही फर्नीचर, आप अपने यहां फर्नीचर ले आए, आपने एक सोफा सेट लाया 20,000 रुपए का, मानते हो वो सोफा सेट 10 साल चलेगा, तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी ना, धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी ना कि आप सोफा लाए 20,000 का, बैठे बस सोफा 2 रुपए का हो गया। तो सोफे, ये जो एसेट्स होती हैं 2 टाइप की होती है, करंट एसेट्स, ऐसी एसेट जिनकी वैल्यू दिन में, साल में कई बार घटती है और बढ़ती है। फिक्स्ड एसेट जिनकी वैल्यू एक साल में 1-2 बार घटती बढ़ती है, रोज घटती बढ़ती नहीं है। ठीक, तो अब आते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट समझ गए। अब आते हैं डेप्शन क्या होता है। किसी भी फिक्स्ड एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब फिक्स्ड एसेट्स के यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग कहते हैं डेप्शन। ये डेप्शन जो होता है ना, वो 2 तरीके की लाइफ में होता है, एक आम लाइफ में भी होता है, लेकिन हम लोग उसको समझते नहीं हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मैंने ये फोन लिया, ये फोन मैंने 20,000 का लिया, मैंने इसको साल 2 साल यूज किया, मैं उसको बेचने गया। ये 20,000 का फोन 10,000 में बिकेगा। क्यों 10,000 में बिक रहा है भाई? मैंने कैमरे निकाल लिए इसकी, मैंने बैटरी निकाल ली है, मैंने कोई पॉइंट निकाल लिया, इसका फोन मेरा एकदम वैसा है जैसा कि मैंने खरीदा था, इवन एक स्क्रैच भी नहीं है। लेकिन तो भी इस फोन का मुझे 20,000 नहीं मिलेगा, मुझे 10,000 12,000 ही मिलेगा, आधे से ज्यादा पैसा हमें मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये फोन खरीदेगा उसके नजर में इस फोन की वैल्यू कम हो चुकी। कैसे कम हो चुकी है? जैसे हमने जो फोन खरीदा था, हमने ये सोच के खरीदा था कि 3-4 साल चलेगा, 2 साल मैं यूज कर चुका हूं, मतलब खरीदने वाले के दिमाग में है ये फोन बस 2 साल और चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। दूसरा, जो मुझसे ये फोन खरीद रहा है, अगर मुझसे ये फोन खरीद रहा है तो 10,000 में खरीदेगा, यही फोन वो दुकान से लेगा तो 20,000 में खरीदेगा, क्योंकि दुकान से उसको नया फोन मिलेगा। नया फोन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास ले जाएगा तो उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी, अरे भाई फलाने ने नया फोन लिया। पुराना फोन लेके जाएगा तो उसकी फोन तो लिया है, लोगों की नजर में तो आएगा हाँ भाई नया फोन लिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नजर में अच्छा यार इसने सेकंड हैंड लिया, ओ तब तो इसको सस्ता मिल गया। तो किसी भी एसेट्स की भाई जब सेकंड हैंड लेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसी तरीके किसी भी एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती, यूज की वजह से, यही फोन मैं ले आया, मैं 6 महीने अपने यहां घर में डिब्बे में रखा रहा, यूज नहीं किया, बेचूंगा तो भी पैसा कम मिलेगा। यही फोन दुकानदार 6 महीने अपने दुकान में डिब्बे में रखा रहा, इसकी वैल्यू कम नहीं होगी। दुकानदार की वैल्यू क्यों नहीं कम होगी? क्योंकि पता है कि दुकानदार ने इस फोन को यूज नहीं किया है, हमने इस फोन को यूज किया है, इसीलिए इसकी वैल्यू कम हो गई। दुकान पे रखे सेम मॉडल की वैल्यू कम नहीं होगी क्योंकि उसका यूज नहीं हुआ है। तो किसी भी एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये तो मैंने आम लाइफ में बता दी। अब एक बिजनेसमैन, आज के टाइम में मोस्टली लोग जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस 3 चीजों पर डिपेंड है, मटेरियल, लेबर और मशीन। और मशीन पे ज्यादा डिपेंड है। बहुत से ऐसे बिजनेस हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरी तरीके मशीन पर ही डिपेंड है, मशीन के बिना वो बिजनेस नहीं हो सकता है। ठीक, तो एक दुकानदार जिसने 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी, उसको ये पता है इस मशीन की लाइफ 10 साल है, 10 साल बाद ये मशीन खराब हो जाएगी, 10 साल के बाद इसको नई मशीन खरीदनी पड़ेगी और इस मशीन को यहां से हटाना पड़ेगा। तो 1 लाख की जो मशीन खरीदी है, 10 साल बाद ये हो सकता है कबाड़ में 10,000 की बिक जाए। तो आज जो मशीन खरीदी है इसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए। 10 साल बाद जब ये मशीन बेचेगा तो इसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी, मतलब कबाड़ वाला जब ये मशीन कबाड़ की हो जाएगी 10 साल बाद 10,000 रुपए देगा।
1,00,000 की मशीन 10 साल बाद हमने बेचा, मान लिया 2001 में खरीदा और 2010 में ये मशीन हमारी खराब हो गई, इसको हमने बेचा कबाड़ वाले को, हमें 10,000 रुपए मिला। 10 साल में इस मशीन की वैल्यू कितनी कम हो गई? 90,000। ये 10 साल में मशीन की वैल्यू 10,000 कम हुई है, इसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। किसी भी एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी हुई है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। तो ये 1,00,000 की मशीन थी, 10 साल बाद खराब हो गई, बेकार हो गई, यूज में नहीं है और इसको स्क्रैप में बेचने से इसको मिले 10,000, तो 1,00,000 की मशीन 10,000 की हो गई और ये 1,00,000 की मशीन जो 10,000 में हुई है, इनके बीच में डिफरेंस आया है, 90,000 की जो कमी आई है, इसी कमी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक, तो ये तो बात हो गई डेप्रिसिएशन की। अब अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का क्या यूज है, हम इसका अकाउंट क्यों बनाने वाले हैं, हम इसका अकाउंट क्यों पढ़ने वाले हैं? देखो भाई, एक घर वाले जो लोग होते हैं, जैसे घर पे कोई सामान यूज के लिए आए हैं, वो खराब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए लोग अपने घर में फ्रिज वगैरह खरीदते हैं, टीवी वगैरह खरीदते हैं, एक टाइम के बाद फ्रिज टीवी खराब हो जाती है, तो लोग कहते हैं यार एक सीजन और चल जाए, एक सीजन और चल जाए, या चलो ठीक है इस सीजन बिना फ्रिज के ही चला लेंगे, बजट नहीं हमारा, नहीं खरीदेंगे, अगले सीजन खरीद लेंगे, या चलो यार कुछ दिन टीवी नहीं देखते हैं, 6 महीने टीवी नहीं देखते हैं, 6 महीने बाद दीपावली आएगी, धनतेरस आएगा, ऑफर आएगा, टीवी ले लेंगे, ये हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेसमैन ऐसा नहीं कर सकता। अगर उसकी मशीन खराब हुई है तो एट अ टाइम जल्दी से जल्दी उसे नई मशीन खरीदनी होगी, क्योंकि अगर वो नई मशीन नहीं खरीदेगा, वो अपना बिजनेस रन नहीं करेगा, तो उसके कस्टमर किसी और दुकान पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर उनको दोबारा उन्हें वापस लाने में बड़ी मेहनत होगी और बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसका खर्चे होते रहेंगे, उसको लॉस होता रहेगा। जैसे एक आटे की चक्की वाला, सपोज मान लीजिए ये आटे की चक्की वाला है, इसने 1,00,000 रुपए में आटे की चक्की खरीदी, पता है 10 साल बाद ये चक्की खराब हो जानी है, 10,000 में बिकी नहीं है, 10,000 में इसकी 10 साल में इसकी वैल्यू कम हो गई 90,000। अब 10 साल बाद जब इसकी मशीन खराब हो जाएगी, इसकी चक्की खराब हो जाएगी, तो क्या बिजनेस बंद कर देगा? इसको नई मशीन लानी होगी। तो इन्हीं सब चीजों के लिए डेप्रिसिएशन फंड बनाता है। अब इसका डेप्रिसिएशन फंड से क्या लेना है, मेरी बात ध्यान से। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको मिस्टर ए और बी का। मिस्टर ए, जिनको पता था कि इनकी ये मशीन 1,00,000 रुपए की आटे की चक्की है, ये 10 साल बाद खराब हो जाएगी, 10 साल बाद जब ये खराब होगी तो इसको बेच के 10,000 रुपए मिलेंगे, मतलब 10 साल में इनकी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो जानी? 90,000। तो 10 साल में इनकी मशीन की वैल्यू 90,000 कम हो जानी है, मतलब अगर हर साल देखा जाए तो हर साल इनकी मशीन की वैल्यू कितनी कम हो रही है? 9,000। इन्होंने इस 9,000 रुपए जो हर साल वैल्यू मशीन की कम हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए एक डेप्रिसिएशन फंड बना लिया। वही मिस्टर बी है, जिनको भी ये बात पता थी, लेकिन इन्होंने अपने यहां अपने बिजनेस में कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं बनाया। आफ्टर 10 ईयर जब इनकी मशीन खराब हो जाएगी तो क्या होगा? मिस्टर ए के पास इन्होंने 9,000 रुपए हर साल इकट्ठा कर रखे हैं, तो 9,000 गुणे 10, 90,000 रुपए ये होंगे, प्लस 10,000 रुपए जो उस समय मशीन को स्क्रैप में बेचने से आया 10 साल बाद, ये होंगे। ओवरऑल इनके पास 1,00,000 रुपए का फंड होगा। हाँ, 10 साल बाद क्या होगा? जो मशीन आज इन्होंने 1,00,000 में खरीदी है, 10 साल बाद वो 1,20,000 की होगी, 1,30,000 की होगी, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो 10 साल बाद इनको जब नई ये मशीन खराब होगी, इनको नई मशीन खरीदनी है, तो इनके पास 1,00,000 रुपए है और इनको मशीन कितने की खरीदनी है? नई वाली 1,20,000 रुपए की। इनको अरेंजमेंट केवल कितने का करना होगा? 20,000 रुपए का, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 1,00,000 रुपए का फंड है, 90,000 रुपए का जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर रहे थे उससे, और 10,000 रुपए जो मशीन को स्क्रैप बेच करके आया। वही मिस्टर बी, जिन्होंने कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं बनाया, उनके पास प्रेजेंट टाइम में केवल 10,000 रुपए हैं जो मशीन को कबाड़ में बेच करके आए। इनको भी वही मशीन खरीदनी है 1,20,000 वाली, तो इनको जो अरेंजमेंट करना है वो 1,10,000 का करना है, और यहां इनको जो अरेंजमेंट करना है वो केवल 20,000 का करना है। तो आप खुद सोचिए किसका अरेंजमेंट जल्दी हो जाएगा? मिस्टर ए का, क्योंकि इन्होंने डेप्रिसिएशन फंड बना रखा था, इनके पास ऑलरेडी मशीन के अमाउंट के कुछ अमाउंट के बराबर इनके पास फंड है, उस फंड का यूज करेंगे और तुरंत नई मशीन खरीद लेंगे, बिजनेस इनके लिए कंटिन्यू करना इजी होगा। वही मिस्टर बी जो है, जिन्होंने कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं बनाया है, मशीन बेच के केवल 10,000 आए हैं, वही उनके पास है, और नई मशीन कितने की? 1,20,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए केवल इनके पास है, इनको पूरा अरेंजमेंट कितने का करना होगा? 1,10,000। तो डेप्रिसिएशन फंड बनाने से फायदा क्या होता है? एक टाइम पीरियड के बाद जब हमारी मशीन खराब हो जाती है और हमें नई मशीन लानी होती है, तो हमारे पास एक फंड अमाउंट होता है जिसका यूज हम नई मशीन को खरीदने में कर सकते हैं, और इजीली हम उसको मशीन को खरीद सकते हैं। हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमें कहीं इधर उधर से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, और बहुत ही जल्दी हम नई मशीन ट्रांसफर कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। तो पहला तो फायदा ये होता है डेप्रिसिएशन फंड का। दूसरा फायदा क्या होगा? भाई मशीन है, यूज होगी, कमी हो सकती है, खराबी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि 10 साल बाद ही खराब हो, कभी बीच में कुछ ऐसी फॉल्ट आ सकती है, बड़ी फॉल्ट। जैसे हम लोग टीवी भी खरीद के लाते हैं ना, अब टीवी हमने 20,000 की खरीदी, 20,000 की टीवी खरीदी, 100-200 का फॉल्ट आया, हमने बनवा लिया। वहीं 20,000 की टीवी में जब 5-6,000 का फॉल्ट आता ना, हम क्या कहते हैं? यार रुक जाओ यार, अभी रहने दो, बजट बनने दो, अभी और भी चीजें जरूरी, चलो 6 महीने टीवी नहीं बनवाते, 6 महीने बाद टीवी बनवा लेंगे। लेकिन एक आटे की चक्की वाला अगर ये सोचे उसकी मशीन में बड़ी फॉल्ट आ जाए और वो कहेगा चलो 6 महीने बाद बनवा लेंगे, तो 6 महीने क्या करेगा? वो बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस नहीं करेगा तो पैसे कहां से कमाएगा, और ओवरऑल उसके कस्टमर टूट जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ? मिस्टर ए हैं, इनकी
मान लीजिए 5 साल इन्होंने 9,000 रुपए के हिसाब से डेप्शन इकट्ठा किया था। 5 साल बाद इनकी मशीन में फॉल्ट आता है और मशीन में फॉल्ट जो आता है लमसम 40-40 हज़ार रुपए का फॉल्ट आता है। तो जब 5 साल में इनकी मशीन में फॉल्ट आ गया, भाई 1 लाख की मशीन है, 40,000 का फॉल्ट आ गया, बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, अरेंज करना मुश्किल होगा। तो मिस्टर ए ने क्या सोचा, यार चलो यार हमने 5 साल से डेप्शन के नाम से 45,000 रुपए जमा कर रखे हैं, चलो इसी से 40,000 निकाल लेते हैं, अभी मशीन बनवा लेते हैं, मशीन चलने लगेगी, पैसे आने लगेंगे, फिर से वापस हम डेप्शन फंड में ये 45,000 में जो हमने 40,000 निकाला वो हम जमा कर देंगे। तो इनके पास तो एक ऑप्शन था, 40,000 की इनकी मशीन जब खराब हुई, फॉल्ट आया मशीन में, तो इनको भागना नहीं पड़ा, रही यार 40,000 कहां से लाएंगे, बड़ी अमाउंट है, अभी तो 1 लाख की मशीन खरीदे वगैरह वगैरह। इनके पास ऑप्शन क्या था, डेप्शन फंड। 5 साल से इन्होंने 45,000 रुपीज कलेक्ट करके रखे, उसी से 40,000 लगाया, मशीन बनाया, बिजनेस कंटिन्यू चलना शुरू। वही मिस्टर बी है जिनके पास कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं है, इनका भी 40,000 का खर्चा आया, अब ये इधर उधर पैसे इकट्ठे करने में लगे, महीने भर लगे इनको पैसे इकट्ठे करने में, इनका बिजनेस डूबा जा रहा है, बंद हुआ जा रहा है। तो डेप्शन फंड बनाने से एक फायदा ये होता है कि एक टाइम के बाद जब मशीन खराब होगी, उसको हमें नई मशीन से रिप्लेस करना होगा, तो हमारे पास एक प्रॉपर अमाउंट होगा। कभी हमारी मशीन में बड़ा फॉल्ट आता है तो उस फंड का यूज हम अपनी मशीन को तुरंत रिपेयर कराने में करा सकते हैं, बाद में डेप्शन फंड हम अपने फिर से पैसे डाल करके उसको मेंटेन कर लेंगे। तीसरा, मान लीजिए 5 साल के बाद इनकी फैक्ट्री के साथ जहां इनकी मशीन लगी कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, इनकी फैक्ट्री में आग लग जाती है, फैक्ट्री जल जाती है, तो इंश्योरेंस वगैरह लोग मशीन का कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस वगैरह भाई इंश्योरेंस वाला भी तो ध्यान रख रहा है कि 1 लाख की मशीन थी 5 साल पहले, 5 साल बाद मशीन अब आधे रेट की हो गई, 50,000 की मशीन है, चलो यार बहुत दे देगा आपको, 40-40 हज़ार रुपए दे दिया आपको, इस हिसाब से अब 40,000 इंश्योरेंस वाले से मिल गए और मशीन जो आपने 1 लाख की खरीदी थी, अब जब फिर से बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कम से कम 1,10,000 की तो मशीन मिलेगी। तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने क्लेम 1 लाख की मशीन का कितना दिया, 40,000। अब 1 लाख की मशीन का 40,000 क्लेम दिया, नई मशीन 1,10,000 की है, मतलब हमें 70,000 रुपए का अरेंजमेंट करना है, मुश्किल होगा। वही मिस्टर ए ने क्या कर रखा था, डेप्शन फंड बना रखा है। 5 साल में इनके डेप्शन फंड में कितने जमा है, 45,000 प्लस 40,000 इनको इंश्योरेंस क्लेम से मिल जाएगा। ओवरऑल इनके पास पैसे के कितने हैं, 85। मशीन कितने की नहीं, 1,10,000। इनको अरेंजमेंट केवल 25,000 का करना है, जल्दी से अरेंज करेंगे, बिजनेस रन करना फिर से शुरू कर देंगे। वही मिस्टर बी है जिनके पास कोई डेप्रिसिएशन फंड नहीं है, इनके साथ भी सेम केस हुआ, इनको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कितना मिला, 40,000। नई मशीन कितने की है, 1,10,000। इनको अरेंजमेंट कितने का करना है, 70,000। इनको अरेंजमेंट करना मुश्किल भी होगा, टाइम भी लगेगा, इनके लिए अरेंजमेंट करना उतना मुश्किल नहीं है। इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि इन्होंने एक डेप्शन फंड बना रखा है। तो डेप्शन क्या होता है, मैंने बताया कि किसी भी एसेट्स के रेगुलर यूज से उसकी वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग डेप्शन कहते हैं। एक बिजनेसमैन डेप्शन फंड क्यों बनाता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई एक टाइम के बाद वो मशीन खराब हो जानी है, उस मशीन की जगह हमें नई मशीन लगानी है। अगर हमारे पास थोड़े थोड़े पैसे अभी से हम इकट्ठा नहीं करके रखेंगे तो इन द फ्यूचर में नई मशीन खरीदनी होगी, सारा पैसा हमें एक साथ लगाना होगा, एक साथ पैसा इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कहीं ना कहीं से क्या होगा, मुश्किल होगा, मैनेज करना मुश्किल होगा। वहीं अगर हमने डेप्शन फंड बना रखा है, 10 साल में कुछ पैसे डेप्शन फंड के नाम से आ गए, कुछ हमें स्क्रैप से आ गए, कुछ मार्केट वैल्यू बढ़ा, थोड़ा बहुत हमने लगा के नई मशीन तुरंत खरीद लिया, लेकिन अब पूरा पैसा तुरंत अपने जेब से लगाना हो तो मुश्किल होता। दूसरा, कभी कोई बड़ा फॉल्ट आया मशीन में, रिपेयर कराना है, 1 लाख की मशीन है, 40,000 का फॉल्ट आ गया, अरे यार 40,000 कहां से अरेंज करें, डेप्शन फंड बना रखा है, निकाल लिया, बाद में उसको मेंटेन कर लेंगे। कभी एक्सीडेंटल केस हो गया, इंश्योरेंस क्लेम वाले आधे से कम पैसा ही देते हैं, जैसे 1 लाख की मशीन का यहां क्लेम कितना दिया, 40,000। अब 1 लाख की जो मशीन 5 साल पहले खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई, 40,000 में तो नई मशीन आ नहीं आएगी, हमको पूरा 70,000 का अरेंजमेंट करना पड़ता अगर हमने डेप्शन फंड नहीं बना रखा होता तो, बी के तरीके। और डेप्शन फंड बना रखा ए के तरीके, तो 45,000 हमारे पास डेप्शन फंड से आ गए, 40,000 हमको क्लेम से मिल गए, ओवरऑल हमारे पास 85,000 हो गया। नई मशीन 1,10,000 की, अरेंजमेंट केवल कितने का करना है, 25,000, मशीन फिर से चलना, कंटिन्यू बिजनेस फिर से चलना शुरू। तो ये होता है डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं डेप्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेप्शन का कैलकुलेशन बताऊंगा कि डेप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं और उसका अकाउंट कैसे बनाते हैं, मेथड्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आपको जितनी बात मैंने बताई है वो क्लियर होगी। कहीं पर कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो होता रहता है, उस पर आप एक बार मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे वीडियो समझ में नहीं आई, एक बार मुझे फिर से समझा दें, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।